हेलो एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। मैं विनस जैन एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ उस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026। और आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक कैपेसिटेंस। सबसे पहला सवाल जो जेईई मेंस 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, इसको देख लेते हैं। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C and there is vacuum between the plates. A sheet of 1/3 of the separation and relative permittivity K is introduced between the plates. The new capacitance will be. आपसे नया कैपेसिटेंस पूछा गया है। अब आप देखो, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं मैं, तो उसका जो एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सो कैपेसिटेंस हो जाएगा A epsilon naught by D, where D is the distance between the plates. और अगर मान लीजिए कि इन प्लेट्स के बीच में मैं कहीं पे भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ जाता हूं, तो जैसे मान लीजिए यहां पे दे रखा है अपने को कि डिस्टेंस कितनी है भाई, इसकी d/3 है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, राइट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो इस केस में जो हमारे पास नया कैपेसिटेंस आता है वो आता है A epsilon naught अपॉन D minus T plus T by K, if you remember this, right? सो यहाँ से बहुत पिक्चर बिल्कुल साफ है। जहां पे T लिखा हुआ है वहां पे अपने को थिकनेस कितनी डालना है, d/3। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना d/3। सो इट इज A epsilon naught d minus d/3 is 2d/3 plus d/3k। एक काम करते हैं अपन, A epsilon naught यहां से d/3 बाहर निकाल लेते हैं, तो d नीचे रह गया और 3 ऊपर चला गया। कितना बचा है, 2 plus 1/k, राइट। अब देखो ये जो A epsilon naught by d है, ये तो मेरे पास C है, कैपेसिटेंस, ओल्ड कैपेसिटेंस के बराबर C। तो मेरा आंसर आ गया, इट इज 3C। इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 2k plus 1 और ऊपर चल जाएगा 1k। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट इज डैश माइक्रोजूल। तो आपको बताना है कि इस कैपेसिटर में, ये 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, कहां, स्टेडी स्टेट पे। आप देखो स्टेडी स्टेट पे होता क्या है, वी नो दैट स्टेडी स्टेट पे जो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो होना एकदम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर यहां करंट फ्लो होना बंद हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। यहां से करंट ऐसे जाएगा, अब यहां पे डायोड लगे हुए हैं। सो बेसिकली ये जो डायोड है ये अपना रिवर्स बायस में और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो करंट इस तरह से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस प्लस डायोड का थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन बना दिया था। इसका मतलब जो करंट ऐसी फ्लो हो रही है, अब जो करंट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में है। मेरा आंसर आ गया 2.5 को लिख देना 5/2, करंट आ गई 1/2, करेक्ट। अब आप देखो ये जो बैटरी है बेसिकली इसमें से ना करंट बाहर जा रही है। तो अगर मैं ये A और B लिखूं, अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, VA minus VB। सो बेसिकली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा अपना E minus IR, है ना। आप चाहो तो कुलम्ब्स किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट E minus IR से भी कर सकते हो। तो E कितना है, E is that EMF of the cell 2.5 minus R is 1/2, so it is 2.5 minus 0.5 2 हो गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 2 आया, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसके मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इसी के अक्रॉस होगा, करेक्ट। अगर वो इसके अक्रॉस है तो एनर्जी स्टोर्ड आ गई मेरे पास। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 12 CV²। So I got the potential difference. Potential difference is 2 square. तो एक 2 से एक 2 कट गया, 5 into 10. The correct answer is 10 microjoule. तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 10। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 3 small identical bubbles of water having same charge coalesce to form bubble, a bigger bubble. The ratio of the potential on the initial smaller bubble to the final bigger bubble will be. तो देखो बेसिकली यहाँ पर इस तरह के सवाल कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज Q है, रेडियस इसका R है, ये 3 बबल मिलके एक बड़ा बबल मिल रहा है जिसका रेडियस कितना है R और चार्ज कितना है Q। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो टोटल चार्ज होगा वो N into Q होगा, दैट इज 3 into Q
और जो रेडियस होगा उसके लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा लेते हैं अपन। सो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 3, 3 बबल मिलके एक बड़ा बबल बन रहा है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास R इज इक्वल्स टू R 3⁻⁻⁻3। ठीक, चलो। तो अपने से पोटेंशियल का रेशियो पूछा हमने, तो कौन सा इनिशियल मतलब छोटा वाला पोटेंशियल डिवाइडेड बाय बड़ा वाला पोटेंशियल, तो ये जाएगा के क्यू बाय आर, मतलब क्यू बाय आर, क्यू बाय का रेशियो लेना है, क्यू बाय स्मॉल आर कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, इट मींस यू नीड क्यू बाय क्यू का रेशियो इनटू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। अब क्यू बाय क्यू कितना है, अब देखो स्मॉल क्यू बाय बड़ा क्यू 1/3 है, तो इसको लिख देते हैं 1/3, और कैपिटल आर बाय स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर है 3⁻⁻⁻3। तो अब ये हो जाएगा 3⁻⁻⁻3 माइनस 1 दैट इज 3⁻⁻2/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3⁻2/3। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये देखते हैं अगला सवाल। A capacitor P with capacitance 10 microfarad is charged with potential 6 volt and disconnected from the battery. The capacitor P is connected across another capacitor Q with capacitance 20 microfarad and initially it is discharged, ये कुछ दे नहीं रखा उसके बारे में। चार्ज ऑन Q at equilibrium will be, आपको इक्विलिब्रियम में चार्ज बताना है कि जो सेकंड वाला कैपेसिटर है ना, इसका नाम Q है, आप कंफ्यूज मत होना, चार्ज नहीं दे रखा है, नाम उसका Q है, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। अब आप देखो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 6 वोल्ट। जो सेकंड वाला कैपेसिटर है उसके ऊपर पोटेंशियल 0 है, कुछ भी नहीं है, और कैपेसिटेंस कितना है इसका 20 माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड होगा राइट, 20 माइक्रोफैरड। अब आप देखो ध्यान से क्या हुआ, जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे आता है, इट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो 0 हो गया, कितना आ गया हमारे पास C1 इंटू V1 दैट इज 60 राइट, 60 माइक्रो, इधर ऊपर माइक्रो नीचे माइक्रो तो कट जाएगा वो। C1 प्लस C2 कितना हो गया 30। द करेक्ट आंसर इज 2 वोल्ट। तो जो कॉमन पोटेंशियल आया मेरे पास वो कितना आया 2 वोल्ट, पर हमसे पोटेंशियल नहीं पूछा, हमसे तो चार्ज पूछा है। सो Q के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इट इज C2 इंटू V, इसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड इंटू वोल्टेज इज 2 दैट इज 40 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। आसान था। तो ये देखते हैं अगला सवाल। Space between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C is now filled with 3 dielectric slabs of dielectric constant 2, 3 and 5 respectively as shown in the figure. If new capacitance is n by 3 into C, then n will be, आपको n की वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस दे रखा है जिसका एरिया कितना है, एरिया A है एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो डिस्टेंस D है, एरिया A है ना। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर A/2 एरिया में दो अलग अलग डायरेक्टर भर दिए, और D/2 डिस्टेंस में जिसका एरिया A है डिस्टेंस D/2 है, यहाँ पे K1 कर दिया, ठीक है। अब बच्चे से सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इसको एक डाइलेक्ट्रिक ट्रीट करते हैं, इसको एक ट्रीट करते हैं, इसको एक ट्रीट करते हैं, तीन कैपेसिटेंस ट्रीट करते हैं और तीन में सॉल्व कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। बेसिकली हमने सीख रखा है ये, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लीजिए कुछ मैं 0 बोल दूं है ना इस प्लेट का, तो हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। सो यू कैन कंसीडर दीज टू प्लेट्स इन पैरेलल, है ना, इन दोनों प्लेट को पैरेलल में नहीं कंसीडर कर सकते। तो क्या करते हैं हम यहां पर इन दोनों को गारंटी से पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, प्लेट 1 और 2 को अपन बोल देते हैं ये सीरीज में है, 3 और 4 को अपन बोल देते हैं ये भी सीरीज में है, इसको 4 नाम दे दो, और फिर अपन आपस में पैरेलल लगा देंगे, ठीक है। चलो, सो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। ये अपना हो गया कैपेसिटेंस, कितना हो गया, डिस्टेंस D/2 और एरिया A/2 है। तो C1 जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा K1 इंटू A/2 एप्सिलॉन नॉट और D/2, ठीक है। तो अच्छी बात हो गई है, तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 आ गया, मतलब K1 टाइम्स आ गया। सिमिलरली यहाँ भी देखो डिस्टेंस D/2 है, एरिया A/2 है, तो क्या सीधा आंसर इसका भी आ जाएगा K2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D।
नाउ यू कैन सी फॉर द रेस्ट ऑल्सो सबके पास डिस्टेंस d/2 एरिया a/2 है, तो अच्छी बात यही है कि इसका k4 टाइम्स मतलब k1 टाइम्स हो जाएगा और ये k3 टाइम्स हो जाएगा। a एप्सिलॉन नॉट बाई टी चल रहा है, तो एक काम करता हूँ a एप्सिलॉन नॉट बाई डी को c रख देता हूँ, तो ये हो गया अपना k1c, ये हो गया अपना k3c, ये k2c, राइट, k2c और ये k1c सब हटाएंगे अपन, c के नाम से रख दो उसको, ठीक। अब इन दोनों का क्या लगाना है अपने को, सीरीज, इन दोनों का क्या लगाना है सीरीज, फिर आपस में लगा देंगे अपन पैरेलल, ठीक है। इन दोनों का अपन क्या लगाते हैं, पहले सीरीज निकाल लेते हैं। सो यू नो दैट c1 c2 upon c1 plus c2, इन दोनों कितना हो जाएगा, c1 c2 that is ck1 ck2 c1 c2 upon c1 plus c2, सो दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा दिस मच, इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ c1 c2 that is k1c into k3c upon k1 plus k3, ये काम करो वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, है ना। और अब ये दोनों पैरेलल में है, तो बेसिकली ये जो इफेक्टिव है और ये इन दोनों क्या करना है अपने को ऐड करना है। एक काम करते हैं k1 k2 k3 की वैल्यूज भी डाल देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा k1 k2, यहाँ पे आ गया k1 into k2 that is 6c और by 5 प्लस k3 k1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये जाएगा 10c by 7, राइट, 10c by 7, गॉट इट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा अब आप देखो 6 and 42 plus 50 that is 92 c upon 7 into 5, राइट। तो जो बेसिकली आंसर है मेरा वो ये आ रहा है, और इसी को उन्होंने इक्वेट करने को बोला nc by 3 से, सो nc by 3 is equal to 92c by 35, सो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 92 into 3 divided by 35 which is approximately 7.9। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर n की वैल्यू बेसिकली ऑप्शन में आपको 8 लगानी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A parallel plate capacitor with separation 5 mm is charged by battery. On introducing a mica of 2 mm and maintaining the same connection with the battery, it is found that it draws 25% more charge from the battery. The dielectric constant of the mica is. अब क्या दे रखा है आपने को कि कनेक्शन मेंटेन रखा है ना, तो आपको पता है जब भी आप बैटरी से कनेक्शन मेंटेन रखते हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और जब बैटरी से कट ऑफ कर देते हो तो चार्ज कांस्टेंट होता है। इस केस में पोटेंशियल हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस पहले कितनी थी, पहले डिस्टेंस प्लेट की थी 5 mm, तो एक काम करता हूँ मैं इसको, है ना, मैं वेरिएबल के टर्म्स में खेलता हूँ, मैं इसको डी डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। और जो माइका है, माइका की जो थिकनेस है वो कितनी है भाई 2d/5, है ना। अगर d की वैल्यू 5 है तो 2 mm के साथ रिप्रेजेंट करेंगे 2d/5, कॉमन सेंस है, तो है ना। अच्छा एक काम करते हैं, अपन दोनों ही केस में कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो पहले वाले केस में कैपेसिटेंस हो गया मेरे पास a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और जब मैंने माइका इंट्रोड्यूस कर दी, राइट, तो ये माइका इंट्रोड्यूस कर दी मैंने, जिसकी थिकनेस कितनी है 2d/5, तो इसका जो न्यू कैपेसिटेंस हो गया होगा c डैश, वो कितना हो गया होगा a एप्सिलॉन अपॉन d माइनस t प्लस t बाई की, राइट, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 3d/5 a एप्सिलॉन नॉट, एक काम करते हैं d/5 कॉमन निकाल लेते हैं नीचे से, तो ये कितना हो गया 3d/5 था तो 3 इधर बचा, और 2d/5 में d/5 में ऑलरेडी कॉमन निकाल चुका हूं, तो ये मेरे पास 2/k बचेगा, ठीक। दिस इज माय न्यू c। नाउ c की वैल्यू हो गई मेरे पास। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो पहले चार्ज था q इक्वल टू cv था वो, और अब जो चार्ज है q न्यू वो कितना 25% ज्यादा है। इसका मतलब क्या 1.25 टाइम्स जो चार्ज है दैट इक्वल्स टू c न्यू इनटू v, पोटेंशियल सेम ही होगा। अच्छा दोनों का रेशियो ले लेते हैं, खच 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 खच। इसका मतलब ये हुआ जो c डैश की वैल्यू आ गई c डैश अपॉन c, ये उसको उल्टा कर दो तो ये जाएगा 1.25 मतलब 5/4। अब c डैश कितना है, c डैश है मेरे पास 5a एप्सिलॉन नॉट बाय d अपॉन 3k प्लस 2, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो 3k प्लस 2 और k ऊपर चला आएगा
डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। करेक्ट, हमको तो ये पता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी सी होता है, तो ये तो कट गया। ये 5/4 है तो ये 5 से 5 भी कट गया। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया अभी। सो मेरे पास कितना हो गया 4k, 3k प्लस 2 इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, k की वैल्यू हो गई 2। द करेक्ट आंसर इज 2। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 3 parallel plate capacitors each with area and separation d are filled with 2 dielectric K1 and K2. Which of the following is true? यहाँ पे गिवन है आपको कि K1 बड़ा है K2 से, और ये तीन सिस्टम दे रखे हैं ABC। आपको कंपेयर करना है कि भाई अरेंज करना है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो यार, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, आपका काफी समय खा जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, है ना। यहाँ दे रखा कि K1 बड़ा है K2 से, तो आप तो नंबर ले लो सीधा सीधा, हाँ। तो मैं नंबर ले लेता हूँ कितना, इसको ले लेता हूँ K1 को ले लेता हूँ 2 और इसको ले लेता हूँ 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ले लो अपन 2 और इसको ले लो 1। तो ये कितना हो गया भाई, ये K1 था तो ये है, इसको 2 ले लो और इसको 1 ले लो, है ना। सिमिलरली ये K1, इसको 2 इसको 1, और यहाँ पे जो K1 है इसको ले लो 2 इसको ले लो 1, तो यहाँ पे 2 ले लो और सीधी सीधी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अब आप देखो जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जब अपन ने इसको काटा तो इसका एरिया भी आधा होगा, डिस्टेंस भी आधी होगी, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आएगा। तो आप देखो ये जो 1/4 सेक्शन है इसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो k टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सही तरीका क्या है, पहले इसको काटो, क्योंकि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, है ना। सिमिलरली इसको भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में। ऐसा मत करना पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन मत लगाना, गलत हो जाएगा वरना। सो बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास, इधर 2c आ गया, 2c, और ये भी कितना है 2c, 2c और 2c अपने सीरीज में आ चुके हैं। और यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भाई ये कितना है, ये भी 2c के ऊपर वाला और नीचे वाला c है। ठीक ना, ये दोनों सीरीज में, तो 2c और c का कितना हो जाएगा, ये c हो गया, और ये 2c का c, 2 और c का कितना हो जाएगा, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, सो 2c/3। ठीक, अब इन दोनों को पैरेलल करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा मेरे पास 5c/3। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं। सो यहाँ पे 1 1 1 और ये 2। ठीक है, तो ये दोनों काय में है, पहले तो ये दोनों सीरीज में, तो ये अपना c, ये अपना 2c, ये सीरीज में कितना आता है भाई, 2c/3 आता है, और ये भी c ये भी c, दोनों c c है, तो c का पैरेलल सीरीज कितना हो जाता है, c/2। तो इन दोनों का कितना होगा, c/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c प्लस 3c/6, 7c/6। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना दिख रहा है कि 5/3 ज्यादा है, 1.6 के समथिंग आ रहा है या 1.11 ऐसा कुछ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है अपना 2 और 1 और ये 1 और 2। अब देखो यार, 2 और 1 का तो अपन निकाल चुके ऑलरेडी 2c/3, इसका मतलब यहाँ पे 2c/3 इधर और यहाँ पे 2c/3 इधर, और ये दोनों काय में आपस में ये पैरेलल में है, तो दोनों को उठा के ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 4c/3। ठीक है, अब काटेंगे टक्कर 4c/3, एक काम करो ना, तो सबको डिवाइडेड बाय 6 ही कर दो, काम खत्म। तो ये जाएगा 10c/6 इजी, 7c/6, और उसको भी क्या कर दो, इसको डबल से 8c/6। अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो भाई ये 7c/6 मतलब b सबसे छोटा है और a सबसे बड़ा है, a सबसे बड़ा है और b सबसे छोटा है, तो करेक्ट आंसर इज डी। आसान। तो इस तरह से करोगे तो ये काफी जल्दी भी हो जाएगा और आपको समय इसमें मतलब बचाना है अपनों कैसे भी करके। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है effective combination of series of capacitors is always smaller than the smallest capacitance of the capacitor in combination। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको पता है जब सीरीज में अपन लगाते हैं तो वो 1/c1 प्लस 1/c2 आता है, राइट। सो अगर c1 c2 अनइक्वल है तो जो भी इनका नेट कैपेसिटेंस आता है वो हमेशा छोटे वाले से भी छोटा आता है। ठीक है, अगर दोनों बराबर होते हैं तो वैल्यू वही आ जाती है जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। सेकेंड, when dielectric, तो पहला सही हो गया, when dielectric is placed between charged plates, displacement of charges cannot occur due to the insulation property of dielectric। अब देखो उन्होंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया
सो पहले जो कैपेसिटेंस C था अब वो K टाइम्स C हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो वो ये बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है चार्जेस का वो हो नहीं सकता इंसुलेशन प्रॉपर्टी के कारण, ये बिल्कुल गलत बात है, राइट। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और जब पोटेंशियल वेरिएबल होता है, तो चार्ज उसमें बहुत सारे केसेस में अब कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ सकता है ना, चार्ज बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ ये कांस्टेंट भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगी पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि नहीं चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये तो भाई 100% रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट और डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक in an alternating method is an alternate method to increase the capacitance। अब देखो increasing the area, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C is equals to A epsilon naught by D, right? A epsilon naught by D। तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइंट चार्ज concentric spherical shell centered at the location of the charge are equipotential surfaces। सो हमको ये बात तो बिल्कुल सही पता है कि अगर r दूरी पे एक चार्ज रखा है सेंटर पे, तो r दूरी पे ये जो शेल बनता है ये इक्विपोटेंशियल है। अगर मैं एक और शेल बनाऊंगा तो वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है ये करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ACD। ACD कहां दिख रहा है मुझे, C। क्लियर। और आप देखो बाकी तो अपने को कुछ दिख भी नहीं रहा है, ये भी देखना एक चीज कि A तो 100% सही है, वो तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर A सही है तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भैया ये जो C वाला आंसर है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लेना है कि लेना है, तो यहां से पता पड़ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है ABC और यहाँ पे ऑप्शन है ACD, करेक्ट। तो ये बात तो क्लियर कट हो गई कि भाई B वाला तो 100% गलत है, तो ये वाला भी गलत है, बचा हुआ ये सही हो गया। तो आपको इसका मतलब ये है कि C ऑप्शन आपको सही मान के चलना है। और ये जो इसमें कंफ्यूजन होता है डिक्रीजिंग द थिकनेस वाले में, तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।